हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में आपका बायोलॉजी विषय में जो चैप्टर चल रहा है उसी में ही आगे प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा जगत चल रहा था। तो प्रोटिस्टा जगत में आप प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट आज पढ़ते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही शॉर्ट में और आसानी से समझेंगे। प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट ऐसे कोशिकी यूकैरियोटिक जीव जो विषम पोषी जंतुसम पोषण प्रदर्शित करते हैं। एक कोशिकी, एक शब्द क्लियर कर लेते हैं, जिनके शरीर में एक कोशिका उपस्थित होती है। यूकैरियोटिक यानी ये यूकैरियोटिक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और केंद्रक के स्थान पर केंद्रकाभ उपस्थित होता है। इसलिए जीव जो विषमपोषी यानी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर आधारित होते हैं या दूसरों के बनाए भोजन पर ये निर्भर होते हैं। जंतुसम पोषण प्रदर्शित करते, जंतुओं के समान पोषण प्राप्त करते हैं, यानी जिस प्रकार से जंतु अपना भोजन करते हैं उसी प्रकार से ये प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट भी अपना भोजन या अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो पहली लाइन थी, एक कोश की यूकैरियोटिक जीव जो विषमपोषी जंतुसम पोषण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट होते हैं वो एक कोश की होते हैं, उनके शरीर में एक कोशिका होती है। यूकैरियोटिक होते हैं यानी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है इनमें, केंद्र के स्थान पर केंद्रकाभ होता है, केंद्रक अनियमित प्रकार से टूटा हुआ उपस्थित होता है। परपोषी होते हैं या परपोषण प्राप्त करते हैं। जंतुसम होते हैं, जंतुओं के समान अपना भोजन प्राप्त करते हैं या जंतुओं के समान अपना भोजन करते हैं, यानी जंतु जिस प्रकार से भोजन करते हैं उस प्रकार से ये अपना भोजन करते हैं। वह कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट कहलाते हैं। यानी एक ही लाइन में सारा क्लियर हो जाता है कि प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट किस प्रकार के लक्षण अपने शरीर में रखते हैं या उनके शरीर में किस प्रकार के लक्षण उपस्थित होते हैं। तो चलने के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। तो प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट को चलने के आधार पर यानी ये कैसे गमन करते हैं, गमन करने के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हीं 4 भागों को हम एक एक लाइन में ही समझा देते हैं आपको, आप समझ भी जाओगे आसानी से क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। पहला जंतु कशाभी। कशाभी को इंग्लिश में या कशाब को इंग्लिश में फ्लैजिला कहते हैं। आप पीछे भी पढ़ के आए हो, जिसको इसको फ्लैजिला बोला जाता है। फ्लैजिला को कशाब कहते हैं हिंदी में, या कशाब को इंग्लिश में फ्लैजिला कहते हैं। तो ये जो फ्लैजिला हैं ये इनको चलने में मदद करते हैं यानी गति करने में। मान लिया ये आपका कोई जीव है, इधर बनाते हैं, ये आपका कोई जीव है और ऐसे ये बना दिया कशाब, ये क्या है, ये मान लिया कोई जीव है समझने के लिए, और ये उस पे इस प्रकार से कसाब उपस्थित होते हैं। यानी ये अनियमित धागे जैसी रचनाएं या तंतु इनको चलने में मदद करते हैं, यानी इन जीवों को गति करने में मदद करते हैं। और ये कसाब अलग अलग आकार के भी हो सकते हैं, यानी इनका आकार अलग अलग हो सकता है, अनियमित आकार के हो सकते हैं। और अलग अलग जंतु में किसी में एक ही कसाब हो सकता है, किसी में 2 कसाब हो सकते हैं, किसी में अनियमित कसाब हो सकते हैं, यानी जिनकी संख्या निर्धारित ना हो। तो जंतु कसाबी से तात्पर्य है कि ये ऐसे जंतु होंगे जिनके शरीर में कसाब उपस्थित होंगे। देखिए ये मुक्त जीवी या परजीवी होते हैं, यानी जो जंतु कशाबी प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट में जीव आते हैं वो मुक्त जीवी या परजीवी होते हैं। यानी कोई जीव ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रहते हैं और कभी ऐसे जीव मिलते हैं जो दूसरों पर रह करके या दूसरे के शरीर पर, दूसरे जीव के शरीर पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें अनेक कशाभिक पाए जाते हैं, यानी इनमें कशाब भी बहुत उपस्थित हो सकते हैं।
लीशमानिया, ट्रिपैनोसोमा उदाहरण दिया गया। लीशमानिया जो है ये काला अजार फैलाने वाला रोग वाहक जीव है। काला अजार एक रोग होता है, तो ये काला अजार को फैलाने वाला लीशमानिया एक रोग है, यानी एक वाहक है, वाहक जीव है जिसके कारण काला अजार रोग फैलता है। अगला है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा एक जो है जेनाइटल रोग है, यानी जनांगों से संबंधित एक रोग है, और जिससे क्या होता है जनांगों में कई प्रकार के दाद, खुजली, दाने, मस्से दर्द इत्यादि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद अगला है अमीबा सदृश या सार्कोडाइन। अमीबा जैसी संरचना जिन्हें सार्कोडाइन भी कहा जाता है। आपको पता है अमीबा जो है स्वच्छ समुद्री जल में या तालाबों, पोखरों, जलाशयों में निवास करते हैं। पानी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ जल में, यानी ये स्वच्छ जल में निवास करते हैं। समुद्री जल हो, तालाब का, पोखर, जलाशय, किसी का भी जल हो, उसमें ये अमीबा निवास करते हैं। अमीबा में प्रचलन जो है वो कूट-पाद के द्वारा होता है। अमीबा का शरीर जो है वो अनियमित प्रकार से बना होता है, क्योंकि अमीबा की जो शारीरिक संरचना है उसका कोई शरीर का ढांचा एक निश्चित नहीं होता है, यानी किसी एक निश्चित शारीरिक ढांचे में इसका शेप, आकार नहीं होता है। अलग अलग अमीबा में अलग अलग प्रकार से उनका शारीरिक ढांचा आपको मिलेगा। तो इनमें जो प्रचलन होता है अमीबा में वो कूट-पाद के द्वारा होता है, और जो ये कूट-पाद है अमीबा को चलने में तो मदद करते ही हैं, उसके साथ साथ शिकार करने में मदद करते हैं। यानी अमीबा को भोजन की उपलब्धि करवाने में, भोजन की प्राप्ति करवाने में, किसी अन्य जीव के शिकार में भी ये कूट-पाद सहायता करते हैं। इसका उदाहरण अमीबा लिखा हुआ है, तो उससे क्या हो जाएगा? अमीबा है, और इसके साथ दूसरा है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये भी एक रोग फैलाने वाला वाहक है। एंट अमीबा से जो है जिससे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है इससे अमातिसार या अमीबीय पेचिस नाम का रोग फैलता है, जिसमें क्या होता है रोगी को जो है रोगी के पेट में ऐंठन व मरोड़ दर्द होती है, तथा साथ में ही इसको बार बार मल त्यागने की इच्छा होती है, यानी उसको बार बार जो है मल त्यागने की इच्छा होती है, दर्द और ऐंठन भी होती है। अमीबी पेचिस समझ सकते हो, पेचिस के लक्षण होते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होने वाले अमातिसार या अतिसार रोग में। ठीक है, ये भी रोग फैलाने का कारक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट पछमाभी या सीलियट। पछमाभी में सीलियट दिया हुआ है, समझ जाओगे कि इनका चलन, क्योंकि ये चलन के आधार पर बांटे गए हैं कि ये चलते किस प्रकार से हैं, और उनको उसी के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो जो सीलियट होते हैं, पछमाभी होते हैं, इनमें चलने के लिए एक प्रकार की संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है, यानी तो ये सीलिया द्वारा गमन करने वाले जीव हैं। आपसे पूछा भी जाता है एक नंबर में कि सीलिया द्वारा गमन करने वाले जीव का नाम बताओ, तो पैरामीशियम सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है इसका। पछमाभी या सीलियट का सबसे अच्छा उदाहरण पैरामीशियम, और क्योंकि पैरामीशियम में सीलिया द्वारा गमन होता है, ये चप्पल जंतु भी कहलाता है, यानी चप्पल के आकार, चप्पल के तलवे के आकार की इसकी संरचना होती है पैरामीशियम की, इसलिए इसे चप्पल जंतु भी कहते हैं पैरामीशियम को। पैरामीशियम में चलन सीलिया द्वारा होता है। इसके बाद अगला है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में जो चलन अंग हैं वो अनुपस्थित होते हैं, ये चल नहीं पाते हैं, यानी इनमें चलन अनुपस्थित होता है। परजीवी जीवन चक्र में अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है, क्योंकि जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं वो परजीवी होते हैं, यानी दूसरे जीव में रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं और अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। जैसे मलेरिया परजीवी, मलेरिया रोग आपने पढ़ा ही है, मलेरिया परजीवी ये जो है मलेरिया प्लाज्मोडियम, यानी मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया फैलता है। और मलेरिया जो रोग है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर पर
अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी जो आपका मलेरिया परजीवी जीव है, यानी प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जो है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर पर अपना पोषण प्राप्त करता है। और जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो उसमें प्लाज्मोडियम के जो है रोगाणु पहुंचते हैं, जिसके कारण वो मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। तो परजीवी जीवन चक्र में अगुणित बीजाणु, क्योंकि ये इसका जीवन चक्र परजीवी है, दूसरे जीव के शरीर पर अपना जीवन पूर्ण करता है, इसके लिए इसके शरीर में अगुणित बीजाणु बनते हैं, स्पोर बनते हैं, इसलिए इसे स्पोरोजोन्स नाम दिया गया है। तो आप ध्यान रखना कि जो प्लाज्मोडियम है ये स्पोरोजोन्स की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये दूसरे के शरीर पर रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है, वो भी मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर पर मलेरिया के परजीवी रहते हैं, यानी मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। तो इसी के साथ आज का छोटा सा टॉपिक हमारा प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से फेयर करके लर्न करना।